नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। देखिए, आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि दिवाली के बाद जो है जेबीटी, टीजीटी और सीएनवी की भर्तियां जो है वो होंगी और बाकी पोस्टें भी होपफुली निकालेंगे तो निकालेंगे ना कभी यार, कब तक पेंडिंग लगाए रखेंगे ऐसे ही। परंतु वही बात है ना कि कंटिन्यूटी में पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कब तक आप खुद को जो है वो पढ़ाई से दूर करोगे, क्योंकि जितना दूर जाओगे ना उतना ही जो है वो गैप बढ़ता जाएगा और फिर उस गैप को जो है ब्रिज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं कंटिन्यूटी में उतनी जो है वो करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं एट विच प्लेस डस चंद्रभागा, जिसको चेनाब भी कहते हैं, लीव्स चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि चंद्रभागा, जिसे चेनाब नदी भी कहते हैं, वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को कहाँ पर छोड़ती है। तो चंद्रभागा की अगर हम बात करते हैं, चंद्रभागा को जो है चेनाब भी कहा जाता है। ये संसारी नाले से जो है वो चंबा जिले को छोड़ देती है। संसारी नाला ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये संसारी नाला से जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा को जो है वो छोड़ देती है। कहाँ पर ये एंटर जो है वो करती है? ये कश्मीर में या फिर जम्मू कश्मीर में कहिए, कश्मीर में जो है वो प्रवेश कर जाती है और उसके बाद ये वहाँ पर जो है वो बहती है। अगर हम बात करते हैं चेनाब नदी की, तो ये हिमाचल प्रदेश में लगभग 122 किलोमीटर जो है वो बहती है। थोड़ा सा हम जानते हैं चेनाब नदी के बारे में, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, ये है चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी का वैदिक नाम जो है वो अश्किनी आता है। ये इसका संस्कृत नाम जो है वो चंद्रभागा जो है वो आता है। ये जो है वो चंद्रा और भागा दो नदियाँ मिलती हैं तांडी नामक स्थान पर, फिर ये चंद्रभागा नदी जो है वो बनती है। इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं उसमें मियार नाला आ जाता है, सेचू आ जाता है, सेचू नाला आ जाता है, छोबिया, मोरू, कालीचो, चिन्नी, ये सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज जो है वो आ जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 122 किलोमीटर जो है ये बहती है और हिमाचल प्रदेश में इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो चेनाब नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी जो है वो आती है। प्रभाव अगर इसके हम वॉल्यूम के हिसाब से जो है वो बात करते हैं, इसकी लेंथ तो आपको पता चल गई, हिमाचल में 122 किलोमीटर है। इसका कैचमेंट एरिया है वो है 7500 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है वो पांगी वैली में एंटर करती है भुजिंद नामक स्थान पर और ये जो है वो चंबा को संसारी नाला के समीप जो है वो छोड़ जाती है और पोडर वैली जो कि कश्मीर में पड़ती है फिर वहाँ पर ये एंटर कर जाती है और फाइनली ये अराबियन सी में जाकर जो है मिलती है। तो ये सारी डिटेल्स हो गई नदी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु एडिटेड द वंशावली ऑफ राजा ऑफ कुल्लू अराउंड 1869 to 71। तो बोलते हैं 1869 से 71 के बीच में जो है वो कुल्लू के राजाओं की वंशावली का संपादन किसने किया था? तो देखो, वंशावली जो कुल्लू के राजाओं की थी उसका संपादन 1869 से 71 के बीच में कैप्टन हारकोर्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कुल्लू के बारे में, देखो कुल्लू जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट है जिसका वर्णन हमें अलग अलग पुरानी ग्रंथों में देखने को मिलता है, जैसे कि रामायण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, बृहंत संहिता हो गया, कलहन के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखी गई है उसमें हमें कुल्लू का वर्णन देखने को मिलता है। कुल्लू का वर्णन वहां पर कुल्लुत के रूप में जो है वो किया गया है। कुल्लू रियासत जो था ना, इसकी स्थापना विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी और विहंग मणिपाल ने इस रियासत की जो राजधानी बनाई थी सबसे पहले वो जगतसुक में बनाई थी। जगतसुक को जो था वो नास्त भी कहा जाता था, नास्त जगतसुक को कहा जाता था, जहां पर ये राजधानी जो था वो बनाई गई थी। कुल्लू की जो था वो अलग अलग, कुल्लू रियासत की अलग अलग वजीरियां हुआ करती थी। कितनी वजीरियां इसकी हुआ करती थी? तो 7 वजीरियां इसकी हुआ करती थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो बन सकता है। आपने वहां ध्यान रखना है कि कुल्लू में माता हडिम्बा जी का मंदिर है। हडिम्बा जो है वो कुल्लू के मनाली में स्थित है और पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। कुल्लू की यात्रा जो है वो चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा भी की गई थी। कुल्लू की यात्रा चीनी यात्री हेनसांग ने 635 ईस्वी में जो था वो की थी। उसने जो था वो कुल्लू रियासत की परिधि जो था वो 800 किलोमीटर बताई थी, जो जालंधर से 187 किलोमीटर दूर तक जो है वो बताई जाती है। चीनी जो यात्री था हेनसांग, उसने भी कुल्लू की यात्रा की। कुल्लू की कैपिटल जो है, पहले तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जगतसुक में हुआ करती, जगतसुक को नास्त भी कहते थे। जगतसुक से बाग न चलकर नगर में भी स्थानांतरित की गई। नगर में जो कैपिटल लाई गई थी वो विशुद्ध पाल के द्वारा लाई गई थी। पिछले कल ही हम पढ़ रहे थे, जो हमने टैट वाली एक सीरीज चलाई है उसमें पढ़ रहे थे कि नगर और मलाना को जो पास आपस में जोड़ता है वो चंद्रखानी पास आता है। नगर में जो है वो हमने त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर भी जो है वो पढ़ रखा है। उसी तरह कुल्लू के अलग अलग राजा हुए। कुल्लू के एक सबसे शक्तिशाली राजा जो माने जाते हैं वो जगत सिंह माने जाते हैं। अभी कुल्लू का दशहरा आप देखेंगे तो वहीं से जो है वो कुल्लू के दशहरे की जो है जगत सिंह के कार्यकाल से ही जो है वो शुरुआत हुई है। जगत सिंह जो था ना, इनको एक शाप हो गया था। तो शाप हो गया था, जिससे इनका जो निवारण बताया गया था वो ये बताया गया था कि अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति जो है वो लाई जाए। तो जगत सिंह ने
1653 में दामोदर दास जो कि एक ब्राह्मण था उसको भगवान रघुनाथ की प्रतिमा लाने के लिए अयोध्या जो था वो भेजा था। और अयोध्या जैसे जो था वो 1653 में जो था वो मूर्ति लेकर आए थे और सारा का सारा राजपाट जो था वो जगत सिंह के द्वारा भगवान रघुनाथ जी को ही जो था वो सौंप दिया गया था। और उसके बाद जो था वो जगत सिंह के द्वारा कुल्लू की राजधानी नगर से शिफ्ट की गई और सुल्तानपुर में जो था वो बनाई गई थी। तो कुल्लू का दशहरा वहीं से जो है वो स्टार्ट होता है। जगत सिंह जो है वो औरंगजेब के समकालीन हुआ करते थे। औरंगजेब ने जगत सिंह को कुल्लू का राजा कहकर भी सम्मानित किया था, या फिर औरंगजेब जो था वो जगत सिंह को कुल्लू का राजा कहता था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ध्यान रखने हैं कुल्लू के बारे में, कुल्लू रियासत के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी कुल्लू का दशहरा होगा, इंटरनेशनल लेवल का दशहरा होगा। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता जो हैं वो हर साल आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन एट लज इन पांगी विच राजा ऑफ चंबा कंट्रोल द लाहौल वैली इन 1105 AD। तो बोलते हैं कि पांगी के लज में जो है वो एक शिलालेख मिला 1105 में, जिसमें चंबा के किस राजा ने लाहौल घाटी को जो था वो अपने नियंत्रण में लिया गया था। उसके अकॉर्डिंग देखो चंबा के लज में जो है वो एक शिलालेख मिलता है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो चंबा के राजा जसाटा वर्मन थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जसाटा वर्मन के द्वारा जो है जसाटा वर्मन थे जिनके द्वारा जो है वो लाहौल घाटी को अपने नियंत्रण में जो है वो लिया गया था। ये बात कब की रही? 1105 की जो था ये बात रही थी। और ये जो अभिलेख मिलता है जसाटा वर्मन का, ये जो है वो इम्पोर्टेंट अभिलेख है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एक शिलालेख मिला था, वो जो है वो चुराह और लोह टिकरी में मिला था, वो जो है वो किस राजा के कार्यकाल का था? तो वो जसाटा वर्मन के कार्यकाल का जो था वो अभिलेख था। जसाटा वर्मन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। जसाटा वर्मन जिनने जो है वो कश्मीर के राजा सुशाला हुआ करते थे, इनके विरुद्ध अपने रिश्तेदार हर्ष और उनके पोते भिखिश चाचरा का समर्थन जो था वो किया था। और जसाटा वर्मन के जो अभिलेख मिले वो हमने जान लिए। उसी तरह हम जब चंबा की हिस्ट्री में आगे को चलेंगे तो हमें पत्थर के लेख भी देखने को मिलते हैं जो कि डिबरी कोठी और सेचू नाला जो कि पांगी के समीप है वहां पर देखने को मिलते हैं। तो वो ललित वर्मन के कार्यकाल के हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। और उसी तरह हमें पता चलता है कि चंबा के ऐसे राजा भी हुए, चंबा के जिनके द्वारा जो है वो सबसे पहले सिंह की उपाधि प्रयोग की गई थी। तो वो गणेश वर्मन जो था वो चंबा के राजा हुआ करते थे। उससे पहले तो आपको पता है चंबा के राजा वर्मन अपने नाम के साथ लगाते थे, परंतु सिंह की उपाधि सबसे पहले गणेश वर्मन के द्वारा जो था वो लगाई गई थी। चंबा के एक ऐसे राजा भी हुए जिनके द्वारा जो है वो औरंगजेब के आदेश को नकार दिया गया था। औरंगजेब ने आदेश दिया था कि जितने भी रियासत में हिंदू मंदिर हैं उन सभी को तोड़ दिया जाए। वो राजा चतर सिंह थे। चतर सिंह ने जो था उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। चंबा के एक ऐसे राजा भी हुए जिनके कार्यकाल के दौरान जो है वो बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकारों को जो था वो शरण दी गई थी, जैसे कि निक्का, रांझा, छंजू, हरकू हो गए। तो ये राजा थे राजा राज सिंह, इनके द्वारा कार्यकाल के दौरान जो था ये जो था वो शरण यहाँ पर दी गई थी। अब चंबा के ये एक ऐसे भी राजा थे जिनके द्वारा जो है वो एक नाई को उसकी पुत्री के प्रेम में पड़कर जो था वो अपना वजीर बना लिया गया था। तो वो राजा कौन थे? वो उदय सिंह जो था वो वहाँ के चंबा के राजा हुआ करते थे। चंबा के राजा हुए जिनके कार्यकाल के दौरान जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो अंग्रेजों की सहायता भी करते हैं। तो ये 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और वो राजा भूरी सिंह थे। राजा भूरी सिंह वही थे जिनके कार्यकाल के दौरान भूरी सिंह संग्रहालय भी बनाया गया था 1908 में, और इन्होंने ही जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की सहायता की थी। चंबा के हमें अंतिम राजा जो देखने को मिलते हैं वो लक्ष्मण सिंह जो है वो चंबा के राजा देखने को मिलते हैं। 15 अप्रैल 1948 को जो है वो चंबा रियासत को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। हिमाचल प्रदेश का एक जिला जो था वो चंबा बना था 15 अप्रैल 1948 को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच रिवर्स ट्राइब्यूटरी इज असनी स्ट्रीम। तो असनी बोलते हैं कि किसकी सहायक नदी जो है वो है। देखो अगर हम बात करते हैं अलग अलग ट्राइब्यूटरीज की तो असनी एक ट्राइब्यूटरी है। असनी किसकी सहायक नदी आती है? ये गिरी की सहायक नदी आती है। गिरी जो है वो आगे चलकर जो है वो यमुना की सहायक नदी बनती है, परंतु उससे पहले आपने ध्यान रखना है कि असनी जो है ना, असनी नदी जो है वो गिरी की सहायक नदी है। और गिरी नदी कहाँ से निकलती है? गिरी नदी जो है वो कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है। कुप्पर पीक से ये निकलती है और इसमें जो है गिरी नदी ऐसी नदी है जो सिरमौर को जो है वो दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देती है। एक सिस गिरी रीजन में ये जो है वो डिवाइड करती है, एक ट्रांस गिरी रीजन में जो है ये डिवाइड कर देती है। सिस और ट्रांस रीजन में जो है ये डिवाइड कर देती है। और अलग अलग जो हमारे पास यमुना की सहायक नदियाँ आती हैं, यमुना की हमारे पास अलग अलग सहायक
सहायक नदियाँ जो हैं वो आती हैं। जैसे कि कौन कौन सी, हमारे पास टॉन्स हो गया, हमारे पास पब्बर हो गया, हमारे पास गिरी हो गया, जलाल हो गया। अब गिरी की भी आगे चलकर अलग अलग सहायक नदियाँ जो हैं वो बन जाती हैं। जैसे कि असनी गिरी की सहायक नदी है। असनी के अलावा गिरी की सहायक नदियों में जो है वो जलाल आ जाता है। जलाल भी जो है वो गिरी की ही सहायक नदी बनती है। जलाल के अलावा जो है वो एक नैत करके नदी आती है। नैत करके, ये नदी NAINT, नैत करके नदी आती है, ये भी गिरी की सहायक नदी है। उसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जो पब्बर नदी है, पब्बर नदी जो है ना वो ट्राइब्यूटरी है टॉन्स की। पब्बर जो है ना वो टॉन्स की ट्राइब्यूटरी है। तो टॉन्स फिर आगे जाकर जो है वो यमुना में मिलती है। परंतु पब्बर नदी जो है वो निकलती कहाँ से? पब्बर नदी निकलती है चंद्रनाहन लेक से। अभी चंद्रनाहन लेक कहाँ पर पड़ती है? ये शिमला में आती है। टॉन्स नदी, टॉन्स भी इंपॉर्टेंट नदी है जो कि यमुना के साथ जो है वो मिलती है। तो टॉन्स नदी जो है वो पहले सुपिन और रुपिन दो धाराएं होती हैं जो मिलती हैं, फिर ये नदी बनती है और ये नदी हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी के साथ मिलती है। हिमाचल प्रदेश की यमुना नदी के साथ मिलती है। यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी जो है वो है। तो इतना सारा ध्यान रखना इन अलग अलग ट्राइब्यूटरीज के बारे में। ट्राइब्यूटरीज के ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो, बस फर्क क्या है कि याद कैसे रखें। सबसे बड़ा फंडा जो होता है ना कि वो चीज़ों को याद कैसे रखा जाए। देखो ऑब्वियसली बात होती है कि चीज़ें भूल जाती हैं कुछ टाइम के बाद, और एकदम से रट्टा लगाएंगे तो इतनी बड़ी जीके होती है, कितनी चीज़ें रट्टा लगाकर भी याद रखेंगे। रट्टा तो लगाना पड़ता है, परंतु फिर भी हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे, चीज़ों को करते रहेंगे तो कुछ टाइम तक ये मन में बस जाती है। अब जो अभी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी गैप डाल देंगे ना, जो जीके पढ़ेंगे नहीं, तो जीके कैसे याद रहेगी? पेपर के टाइम एक महीने में थोड़ी याद होगी वो। तो अभी कंटिन्यूटी में याद रखेंगे तो ऑब्वियसली आगे चलकर वो हेल्प करेगी ही करेगी। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट अवॉर्डेड फॉर ग्रैबिंग समवन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्सोगैमी। तो बोलते हैं किसी की अचल संपत्ति हड़पने और विजातीय विवाह करने पर निम्नलिखित में से कौन सी सजा दी जाती है? देखो हमारी जो अलग अलग ट्राइब्स आती हैं ना, उनमें अलग अलग जो है वो पुनिशमेंट्स भी जो है वो आती हैं। तो उसी तरह की एक पुनिशमेंट आती है जिसमें जो है वो अगर किसी की जो है वो अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको कोई हड़प लेता है तब वो पुनिशमेंट दी जाती है। अगर एक्सोगैमी परफॉर्म की जाती है तब भी वो पुनिशमेंट जो है वो दी जाती है। तो उस पुनिशमेंट को क्या कहते हैं? उसको टीचिंग मिचिंग जो है वो कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। टीचिंग मिचिंग जो है वो उस पुनिशमेंट को कहते हैं। कई बार तो सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टीचिंग मिचिंग है क्या? तो टीचिंग मिचिंग आपने ध्यान रखना है, ये पुनिशमेंट है जो कि दी जाती है इफ समवन ग्रैब इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक्सोगैमी को जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। चलो टीचिंग मिचिंग का आपको पता चल गया। टीचिंग मिचिंग ये मुख्य रूप से आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट्स में किन्नर्स में ये मुख्य रूप से पनिशमेंट जो है वो आ जाती है। उसी तरह छेपता यहाँ पर दिया गया है। छेपता की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक पनिशमेंट ही है, परंतु ये क्यों दी जाती है? देखो ये पनिशमेंट तब दी जाती है जब देवता किसी को सम्मान करते हैं, किसी को बुलाते हैं, परंतु वो देवता के सम्मान पर, देवता के स्थान पर जो है वो टाइम से नहीं आता, तब ये छेपता जो है वो इस तरह से जो है वो पुनिशमेंट दी जाती है। यहाँ पर 3 रंग शीशे दिया गया है, ये भी एक पुनिशमेंट ही है। और ये कब दी जाती है? इस पुनिशमेंट में ये तब अवॉर्ड की जाती है जब कोई इस तरह का काम करता है जो अच्छा काम नहीं होता, भटकने वाला काम होता है, बहुत ही गलत काम होता है, उस तरह का कोई काम करता है तो वो दी जाती है। उसमें सब लोग जो है वो एक बॉल में से पानी, ठंडा पानी जो है वो उसके ऊपर फेंकते हैं और उसके डाउनफॉल की जो है वो प्रे करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अलग अलग पुनिशमेंट्स जो हैं वो दी जाती हैं। देखो ये जैसे कि मैरिज के टाइप हैं वैसे ही पुनिशमेंट के भी टाइप हैं। हमने पुनिशमेंट्स के टाइप पढ़ लिए। किन्नर्स के बीच में ये मुख्य रूप से पुनिशमेंट के टाइप है। किन्नर्स के बीच में ही अगर हम मैरिज के टाइप देखें तो हमें उनके बीच में लव मैरिज में जो है दम चालीसा देखने को मिल जाता है, जुशीस देखने को मिल जाता है, बिनांग हचीज देखने को मिल जाता है। और उनके बीच में जो मैरिज वायर फोर्स होते हैं वो दरोस, दुबर, न्यामसा देपांग होता है, न्यामसा लेमो होता है। और उनके बीच में ही जो कॉमन मैरिज का टाइप होते हैं उसमें जाने खंग जाने तंग जो है वो कॉमन मैरिज का टाइप जो है वो आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्टली मैच। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा संयोजन सही नहीं है। यहाँ पर कुछ मंदिर दिए गए हैं, साथ में उनके संस्थापक या उनसे जुड़े हुई पर्सनैलिटीज के नाम बताए गए हैं, राजाओं या फिर रानियों के नाम बताए गए हैं। वैसे ही देखिए बाणसेन क्या पराशर मंदिर के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। पराशर मंदिर के बारे में हम कुछ दिन पहले ही पढ़ रहे थे कि ये पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है, बाणसेन ने ही इसको बनाया है 1346 में। तो ये तो हमारे पास स्टेटमेंट सही दी गई है। भूतनाथ टेम्पल की बात करें तो भूतनाथ टेम्पल जो है ना ये जो है वो शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। और बिल्कुल सही बात है, राजा अजबर सेन ही जो था वो इसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। और उसी तरह जो है वो क्वीन सुल्ताना जो है वो दिया गया है, क्या ये त्रिलोकीनाथ मंदिर के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो
तो क्यून सुल्ताना जो था वो अजबर सेन की पत्नी हुआ करती थी और इनके द्वारा त्रिलोकीनाथ मंदिर के लिए जो था वो पैसा दिया गया था, इनकी इसके लिए सहायता की गई थी, मंदिर के कमीशन, इस मंदिर को कमीशन किया गया था उनके द्वारा। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर श्याम सेन दिया गया है, ये क्या, ये कामाक्षा देवी मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सेन जो है वो तारना देवी टेम्पल के साथ जुड़े हुए हैं। कौन से? तारना देवी टेम्पल के साथ जो है ये जुड़े हुए हैं, तारना देवी टेम्पल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा कि नॉट करेक्टली मैच है ये श्याम सेन का कामाक्षा देवी मंदिर के साथ। श्याम सेन तारना देवी मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। ये तारना देवी मंदिर मंडी में ही आता है और डोम मार्केट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। कामाक्षा देवी मंदिर भी जो है वो मंडी में ही आता है, वो पैगोडा स्टाइल में जो है वो मंदिर बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। हमने एक और मंदिर मंडी का पढ़ रखा है, वो है पंचवक्रतवा मंदिर। पंचवक्रतवा मंदिर भी जो है वो 14th सेंचुरी का मंदिर है और वो भी जो है वो मंडी में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं व्हेन डिड शिमला बिकेम द समर कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं शिमला कब भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। शिमला देखो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रह चुकी है। अब कब ये भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो बनी थी? 1864 के आसपास की बात है जब शिमला जो था वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो बनी थी। शिमला का इतिहास भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार इससे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन जो है वो शिमला के बारे में एग्जाम में जो है पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। शिमला में देखो, शिमला की अगर हम बात करते हैं तो शिमला में जो पहले इसकी खोज करने का श्रेय जाता है वो 1819 में जो है वो जाता है कि 1819 में जो शिमला रियासत के पहले असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे लेफ्टिनेंट रोज ने 1819 में शिमला की सर्वप्रथम खोज की थी। शिमला में 1822 में पहला पक्का घर भी बनाया जाता है, मकान बनाया जाता है। ये जो है वो इसको कैनेडी हाउस जो है वो कहते हैं, कैनेडी हाउस के नाम से ये विख्यात होता है। और शिमला आने वाले पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो लॉर्ड एमहर्स्ट थे, जो शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट थे। और शिमला के जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं वो अलग अलग टाइम में जो है वो बनती हैं, परंतु 1864 में जो है ये क्या होता है, ये भारत की जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो बनती है। अब 1864 में ये भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो बनती है, परंतु 1864 में उस टाइम वायसराय कौन हुआ करते थे वो भी तो पता होना चाहिए। तो लॉर्ड लॉरेंस जो था, जॉन लॉरेंस उनका पूरा नाम था, वो जो था वो उस टाइम शिमला में जो था वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, भारत के जो था वो वायसराय हुआ करते थे। शिमला जो है ना हमारा शिमला जो है वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो है वो पूरे हिमाचल में जो है वो आती है। अगर इन टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट बात की जाए तो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन शिमला में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट एनफोर्स। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन जो अधिनियम था वो कब लागू हुआ था? तो वो वर्ष 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जो मार्केटिंग एक्ट था ना वो कब जो था वो लागू हुआ था? वो 2005 में जो था वो लागू हुआ था। ऐसे ही हिमाचल के अलग अलग क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। एक इसी तरह का क्वेश्चन जो याद आ रहा है वो है एचपीएमसी के बारे में। एचपीएमसी क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी? एचपीएमसी का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना जो था वो 1974 में जो था वो हुई थी। कब? 1974 में जो था वो इसकी स्थापना हुई थी। 1974 में ही हमें एक और इम्पोर्टेंट स्थापना जो है वो देखने को मिलती है। 1974 में जो इम्पोर्टेंट स्थापना हमें देखने को मिलती है वो हमें एचआरटीसी की स्थापना जो है वो देखने को मिलती है। अच्छा, एचआरटीसी की स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मैंने टेलीग्राम पर क्यूज भी डाला था 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर 1974 को एचआरटीसी की स्थापना हुई थी। 2 अक्टूबर 1974 को एचआरटीसी की स्थापना हुई थी, तो मैंने टेलीग्राम पर भी उसका क्यूज डाल रखा है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट वूल प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड भी है एक। इस हिमाचल प्रदेश स्टेट वूल प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना 1988 में जो था वो हुई थी। हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भी है जिसकी स्थापना 1984 में जो था वो हुई थी। तो ये अलग अलग इंपॉर्टेंट कुछ स्थापनाएं हैं, इनका ध्यान रखना है कब हुई थी। एचआरटीसी तो याद रह ही जाएगा, परंतु बाकी भी एचपीएमसी हो गया आपका, स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, वो हो गया, स्टेट वूल प्रोक्यूरमेंट मार्केटिंग फेडरेशन हो गया, वो ध्यान रखना है। इनको ज़रूर ध्यान रखें, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम में ना। ये एक एक नंबर जाके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल फाइनली प्ले करता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सजनू वॉज अ फेमस पेंटर इन विच ऑफ। तो बोलते हैं कि सजनू किस राज्य में जो है वो इम्पोर्टेंट एक चित्रकार जो था वो हुआ करता था। हमारे प्रिंसली स्टेट्स रहे, यहाँ की चित्रकला बहुत फेमस है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की। तो बोलते हैं सजनू भी एक पेंटर रहे। सजनू जो है वो कहाँ के पेंटर जो है वो हिमाचल में रहे हैं। अगर हम सजनू की बात करते हैं तो सजनू जो था वो कुल्लू के जो था वो पेंटर थे। कुल्लू इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अब सजनू जो है वो कुल्लू के साथ जोड़े जाते हैं, परंतु वैसे ही हमें अलग अलग पेंटर देखने को मिलते हैं अलग अलग रियासतों के। जैसे कि हमें जो है वो संसार चंद के साथ भी एक पेंटर जो है जोड़े जाते हैं, संसार चंद के साथ भी एक पेंटर, तो वो जोड़े जाते हैं मानकू संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा के थे उनके साथ जोड़े जाते हैं। चंबा जो है वो पेंटिंग के लिए बहुत मशहूर है, तो चंबा के अलग अलग पेंटर हुए, जैसे कि मंगू हो गया, मुकंद हो गया, बनवारी हो गया, गाली हो गया, ये सारे जो है वो चंबा के इंपॉर्टेंट पेंटर जो है वो आ जाते हैं। निक्का भी पेंटर थे। निक्का जो है वो चंबा के इंपॉर्टेंट पेंटरों में से एक गिने जाते हैं। चंबा के एक इंपॉर्टेंट पेंटर थे निक्का, और हमने राजा राज सिंह का कार्यकाल पढ़ा था जहां पर उन्होंने अलग अलग पेंटरों को जो था वो शरण दी थी। वैसे ही चंबा का जो पेंटिंग थी, चंबा की जो पेंटिंग थी वो कब फली फूली, तो राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान वो पेंटिंग जो था वो फली फूली थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा की पेंटिंग किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो फली फूली थी। तो जैसे ही बसौली की पेंटिंग हो गई, वो भी राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान जो था वो फली फूली थी। तो ये पेंटर्स और कब कब कौन पेंटिंग जो था फ्लोरिश हुई वो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं हाउ मेनी तहसील्स वर इन हिमाचल प्रदेश व्हेन इट वाज फॉर्म्ड इन 1948। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी तहसील्स थी जब ये 1948 में इसका गठन जो था वो किया गया था। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था तो यहाँ पर 24 तहसीलें हुआ करती थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर उप तहसीलें पूछ ली जाएं तो 2 जो था वो सब तहसील जो था वो हुआ करती थी। सब तहसील 2 हुआ करती थी और तहसीलें 24 हुआ करती थी। जिले जो था वो 4 हुआ करते थे, और ये 4 जिले जो था वो 30 छोटी बड़ी रियासतों को जो था वो मिलाकर जो था वो बनाए गए थे। 26 रियासतें शिमला हिल स्टेट्स की होती थी, 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें होती थी, जिनको मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो किया गया था। 5वें नंबर का जिला हमारे पास बिलासपुर बना था 1 जुलाई 1954 को। अगर हम तहसील्स का, सब डिविजन्स का इस तरह का स्टेटस प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जो डाटा हमारे पास ऑफिशियली अवेलेबल है, तो क्या डाटा है, तो 31 मार्च 2023 तक का जो हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में जो सब तहसीलें थी 31 मार्च सब तहसीलें थी और तहसीलें थी उनके बारे में बात करते हैं। तहसीलें थी 113 हिमाचल प्रदेश में और सब तहसीलें 73 थी 31 मार्च 2023 तक। सब डिविजन्स हमारे पास 81 थी, और अगर हम बात ब्लॉक्स की करते हैं तो ब्लॉक्स 88 थे। इनहेबिटेड विलेजेस ये 2011 की जनगणना के अनुसार आएंगे 17,882 थे। अनइनहेबिटेड विलेजेस 2,808 थे। टाउन और सिटीज़ 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे पास 59 थे। ये ध्यान रखना है टाउन और सिटीज़ कितने थे, कितने जो है वो हिमाचल प्रदेश में तहसीलें थी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में पंचायतें कितनी हैं, पंचायतें कितनी हैं वो आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। हम बहुत बार जो है उस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं पंचायतों के बारे में। बाकी 31 मार्च 2023 तक का ये डाटा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। हमने 31 मार्च 2023 से 1948 तक भी शिफ्ट कर लिया है, तो 1948 में भी आपको ये नंबर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जरूर ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंसेस ऑफ इंडिया व्हेन अ सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 973। बोलते हैं भारत के निम्नलिखित उस जनगणना की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश में जिसमें जो है जिसके अनुसार हिमाचल का लिंगानुपात 973 था। देखो हिमाचल में अलग अलग टाइम में जनगणनाएं हुई, अलग अलग सेक्स रेशो हर बार आती थी, तो 973 सेक्स रेशो कब थी, किस जनगणना के अकॉर्डिंग थी, वो आपको कमेंट करके जो है वो बताना है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सिंपली सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। व्हाट्सएप का लिंक टेलीग्राम पर पिन किया हुआ मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।